किधर? अरे पर वो दिख रहा किधर? वो यूट्यूब किधर है? बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरी मोहब्बत ने जिंदा किया, फिर उसी मोहब्बत ने इस दिल को जुदा किया। तड़प तड़प के इस दिल से आहा निकलती है, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए। के लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, छन छन छन। मनाली मैम इज नॉट सीइंग, डोंट वरी। वो मेरे लेक्चर दिखती नहीं है, उसको मालूम है पागल आदमी है। ओके मेरा फेवरेट गाना था ये, जब मैं कॉलेज में था तब ये गाना आया था। तो बहुत 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 सारी यादें जुड़ी हुई है दोस्तों, क्या गाने को। बाकी क्या, हाँ बाकी बाकी भी रहते हैं कभी कभी। हाँ थे, हाँ हाँ, याद आ गई यार गाने की। ओके चलो बढ़िया, एक छोटा सा कंक्लूडिंग करते हैं। चला इसलिए दिमाग खराब होता है ना कभी कभी। वो मालूम है, मैं एक अपने सिस्टम में था जिसमें अभी मैं फाइनल टच देने वाला था। साला फाइनल टच, थोड़ा सा गैप आने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा हुआ तो वही, पर वो एक रहता है ना यार, और वो एक रहता है, फील रहता है। और इधर यार ये है, गुलाबी आंखें वो तेरी देखी गाँव सर। हाँ मैं सारे गाने ही गाता इधर, रुकना। अबे गाने गाने होते तो दूसरे को सिलेक्ट करना था, मेरे को नहीं। झम्पे अपन गाने में गाने से अपने गाने तो तूने अभी सुना, मतलब अभी तो मेरे को डेमो देने की जरूरत भी नहीं है। मतलब गानों से तुम्हारे अगर तुम्हें को कान दर्द चाहिए, सर दर्द चाहिए, तुम्हारे लाइफ में दर्द चाहिए, तो अपन गा सकते गाने। अपन दो थोड़े, नहीं नहीं, दर्द 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 दे सकते अपन। ओके गाएंगे भाई। क्या कैलकुलेशन क्या कर रहा है तू? बोलना, मतलब इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे। यार ये स्क्रीन का कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करने लगे, मैं तो डर गया भाई। खत्म है कहानी। मतलब इतना इतना टेक्निकली पढ़ा दिया मैंने, मेरे को भी नहीं पता कि कैलसी की। ठीक है दूसरा साथ में कुछ कैलकुलेशन, रिकंसिलेशन नहीं हुआ क्या कुछ क्वेश्चन का? दूसरे क्वेश्चन का, दूसरे सब्जेक्ट में कौन सा? एफएम। एफएम में कोई टेंशन नहीं है, एफएम ऐसे ही है। नहीं हुआ ना फिगर, तेरे को मन में लगता है वो डाल देने का, डाल देगा। ओके कोई टेंशन नहीं है। दो सब्जेक्ट थे जो अपने बहुत दर्द वाले थे, एफएम और टैक्स। ये दो बहुत बहुत दर्द दिए मेरे को। मेरी जो बैट बजे वो दो नई सब्जेक्ट ने बजाई, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट अच्छा था ओके, पर डायरेक्ट ने बहुत बैट बजाई, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दो सब्जेक्ट मेरे मेरे जो इंटरमीडिएट के 4 अटेम्प्ट लगे, मतलब 5वें अटेम्प्ट में जो क्लियर 4 अटेम्प्ट लगे, उसके कारण ये दो सब्जेक्ट थे। मतलब पूरा आज तक मेरे जिंदगी में मेरे को समझा नहीं चला ये क्या सब्जेक्ट का, मतलब मेरे को शायद कुछ कारण हो सकते हैं, मैं डिबेट नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ जन का फेवरेट हो। ओके वैसे ये हर जन का अपनी अपनी चॉइस है। अपने को थियरी बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल झेपता नहीं। प्रैक्टिकल से अपन बहुत लाखों कोसों दूर है। किसी को ऐसा होता है थियरी झेपती ही नहीं है और प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। हाँ हो सकता है, मतलब मैं डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ। अरे पर्सन चॉइस है। अगर सबको एक ही जैसा अच्छा लगता है तो तुम समझो कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पूरे प्रॉब्लम रहते भाई। तो
भाई और बहनों, कमिंग ऑन द पॉइंट, मैं ये बोल रहा हूं, देखो पहले किस्से में लॉजिस्टिक को जब बोला था हमने, तो लॉजिस्टिक को कब बोला अपन ने? कब बोला? अपने प्रोसेस क्या थे? जब मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाए तब बोलो। अब मेरे को बताओ, जब इंटीग्रेट हुए तो कब बोला? जब मैन्युफैक्चरिंग में आया तब से अपडेट। एक्चुअली मैं बताऊं, कस्टमर ऑर्डर है तब से अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो दूसरा वाला कैलकुलेशन है ये फिक्स है। अरे मां कसम, ये फिक्स है। ओके, इधर अनसर्टेनिटी थी क्योंकि मैनुअल हो रहा था। मैनुअल मतलब उसमें ऑटोमेशन हो सकता है, पर मेनली काम विदाउट प्रोसेस हो रहा था, विदाउट सिस्टम हो रहा था। तो इसीलिए जिस दिन ऑर्डर आया ना, उसी दिन लॉजिस्टिक को मालूम पड़ जाएगा कि भाई इस डेट पे ऑर्डर लेके जाने का है। अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हुआ तो अपडेट हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक के पास 15 तारीख को पहुंच जाएगा। लॉजिस्टिक मतलब 15 से जो भी 13 को ऑर्डर आया, डिलीवरी हुई, 15 को अपन ने प्रोडक्शन किया, लॉजिस्टिक पहुंच जाता है। 15 से जो भी है डिलीवरी का 2 दिन लेगा, 17 तारीख तक ओके कस्टमर के पास। ओके, अगर आपको समझा होगा। ओके, मैंने ये सारे सीक्वेंस बताए, एग्जांपल दिया, इसमें क्या क्या तोड़ कॉन्सेप्चुअली पॉइंट झेपा। सबसे पहला मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ डेज ओके जो नॉन इंटीग्रेटेड में लग रहा है और इंटीग्रेटेड में लग रहा है, ओके कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है? कम लग रहा है, यानी इंटीग्रेटेड आपको नहीं लग रहा है, पूरा टाइम बचा रहा है। दूसरा सिनेरियो मेरे को बताओ। ओके, मैंने आपको यह भी बताया कि भाई कस्टमर को क्या बोला जाएगा, कौन से डेट पे डिलीवरी होगी, कौन से डेट पे? 17 को। कब बताया जाएगा? पहले दिन पे, क्योंकि ये सिस्टम पूरा डिफाइन होगा। ओके, लेकिन मेरे को बताओ, पहले वाले केस में नॉन इंटीग्रेटेड में क्या हम लोग कस्टमर को बता सकते हैं ये टाइम पे होगा? ओके, क्या उसमें अनसर्टेनिटी के चांसेस है? एग्जांपल लॉजिस्टिक, और एक एग्जांपल प्लान मेंटेनेंस हो सकता है। ओके, अगर ईआरपी रहेगा ना, मैं आपको इधर बता रहा हूं, अगर ये डेट पे प्लान मेंटेनेंस अगर इधर लिखा होगा ना, प्लान मेंटेनेंस है, मैं आपको बताऊं कस्टमर को जिस दिन ऑर्डर किया होगा ना, उसी दिन 17 की जगह 18 बता दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने को पता है वो एक दिन नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा मालिक? एक दिन सिस्टम नहीं मिलने वाला है। कौन सा सिस्टम? मैन्युफैक्चरिंग। तो एक दिन डिले हो सकता है, ये अपन पहले ही बता देंगे। यानी मेरे को बताओ, शिपमेंट ऑन टाइम होगा या डिले होगा? शिपमेंट ऑन टाइम। शिपमेंट समझ में आ रहा है? यानी मैंने आपको कस्टमर को पहले दिन क्या बोला था, कौन से तारीख को मिलेगा? 18 को, यानी 18 को हो जाएगा, 17 को हो जाएगा, शिपमेंट ऑन टाइम होएगा। ओके, मेरे को बताओ, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कान खुले कान खुले, मैंने सप्लायर से कुछ मंगाया और सप्लायर से गुड्स आए, मैं सप्लायर की बात कर रहा हूं, सप्लायर से कुछ मंगाया, सप्लायर से गुड्स आए। ओके, मेरे को बताओ क्या इसमें टाइम बचा या टाइम ज्यादा लगा? दोनों केसेस पे देखो, नॉन इंटीग्रेटेड सप्लायर से, ये देखो इधर से लेकर ओके सप्लायर का कॉन्सेप्ट इधर तक है ना मालिक? मेरे को बताओ टाइम बचा या नहीं बचा? इसको लीड टाइम बोलते हैं। कौन सा टाइम? लीड टाइम, मालूम है ना, इन्वेंट्री रखने के लिए, कॉस्टिंग मैंने आपको बताया भी था। तो मेरे को बताओ लीड टाइम इंटीग्रेटेड में और नॉन इंटीग्रेटेड में लीड टाइम किसमें ज्यादा है? नॉन इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड में लीड टाइम, तो मेरा क्वेश्चन, लीड टाइम कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। शिपमेंट ऑन टाइम हुआ या डिले हुआ? झेप रहा ना मालिक? अरे हाँ या ना? ओके, मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल में टाइम बचा या नहीं बचा? यानी मेरे को बताओ साइकिल टाइम ओके कम लगा या ज्यादा लगा? अब याद रखना, साइकिल टाइम और लीड टाइम का फर्क है, समझ में आ रहा है? जो पहला छोटा जो ब्रैकेट बना है वो ये लीड टाइम है बेटा, झेपा ना मालिक? और ये पूरा जो बना है वो साइकिल टाइम। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब मेरे को बताओ ऑन टाइम शिपमेंट का मतलब? ऑन टाइम शिपमेंट मतलब ओके पहले दिन पे मैंने आपको कमिटमेंट दिया था, कौन से तारीख का? 18 का। ये अब मेरे को बताओ डिलीवरी कब हुई? 17 और 18 को आपको मिल गया। दिस इज कॉल्ड ऑन टाइम शिपमेंट। ऑन टाइम शिपमेंट, झेप रहा मालिक? तो 3 वर्ड मैंने अभी सिखाया, मेरे को फटाफट बताइए। सबसे पहला, लीड टाइम बढ़ा या कम हुआ? मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम में इंटरेस्टेड हुआ, नॉन इंटीग्रेटेड तो समझ चुके हो आप, मेरे को वो इग्नोर करो। मेरे को बताओ लीड टाइम कम हुआ या बढ़ा? ओके पक्का। शिपमेंट टाइम पे हुआ, डिलीवरी डिले हुआ? अब मेरे को बताओ, तो फिर इसका मतलब टोटल साइकिल टाइम कम हुआ। एवरीबॉडी क्लियर? एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया क्या हो रहा है। ओके, तो मेरे को बताओ अब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन तोड़ हुआ या ज्यादा लगा? रिसोर्स तोड़ हुआ। एग्जांपल मेरे को बताओ, प्लांट मेंटेनेंस अगर पहले से मालूम होता तो मैं इन्वेंट्री क्या डिले का था, तो कौन सा कॉस्ट बचता? कैरिंग कॉस्ट। तो मेरे को बताओ रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो रहा है। डिलीवरी वाले को कब मालूम पड़ रहा है? पहले मालूम पड़ रहा है। तो अब मेरे को बताओ डिलीवरी वाले को पहले मालूम पड़ा तो क्या वो एक दिन का डिले करेगा? तो मेरे को बताओ रिसोर्स ऑप्टिमली, तो मेरे को बताओ इधर रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल हुआ या ज्यादा लगा? ऑप्टिमल। भारत माता की जय, झेप रहा है क्या? तो मेरे को बताओ रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल। कितने पॉइंट बता दिए मैंने? 4 नाम बताइए। पहला लीड टाइम, मैं खाली कीवर्ड पे बाद में आंसर को फुल फॉर्म करते हैं। पहला लीड टाइम, साइकिल टाइम, सबके आत्मा मेरे साथ, एवरीबॉडी क्लियर? साइकिल टाइम बाद में करो, पहले लीड टाइम
दूसरा ऑन टाइम शिपमेंट, फिर तीसरा साइकिल टाइम। लीड टाइम मतलब किसका? नहीं, कैसे याद कोई लीड टाइम किसका? मैंने एग्जांपल स्क्रीन पे किया हुआ है। लीड टाइम मतलब सप्लायर से आया, ऑन टाइम शिपमेंट मतलब कस्टमर को टाइम पे दिया, और साइकिल टाइम सप्लायर से कस्टमर तक। कुछ समझ में आया? मेरे को वापस चाहिए, सबके हाथ में मेरे को वापस चाहिए। पहला पॉइंट लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या? नहीं, लीड टाइम मतलब क्या? सप्लायर से हम तक आया। ओके, ऑन टाइम शिपमेंट कस्टमर को टाइम पे दिया, और साइकिल टाइम सप्लायर से कस्टमर का टाइम। एवरीबॉडी क्लियर? ये 3 टाइम बचे। चौथा पॉइंट इसकी वजह से रिसोर्स, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज ऑप्टिमल। रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज जेपा मालिक। अब मेरे को बताओ कस्टमर खुश है या दुखी है? अब मेरे को बताओ क्या कस्टमर को एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ ऑर्डर दे पाऊंगा? क्या कस्टमर को रियल टाइम में अपडेट दे पाऊंगा? तो मेरे को बताओ कस्टमर का रिलेशनशिप इंप्रूव होगा या खराब होगा? तो कस्टमर रिलेशन इंप्रूव होगा। कस्टमर रिलेशन, तो इन शॉर्ट कस्टमर क्या होगा? खुश होगा। अपन इसको शॉर्टकट याद रखने के लिए, कस्टमर क्या होगा? खुश होगा। अब मेरे को बताओ क्या सप्लायर का परफॉर्मेंस भी तोड़ होगा? अब मेरे को बताओ, समझने की कोशिश करो प्लीज, ये पॉइंट समझो। ओके, मेरे को बताओ सप्लायर को अपडेट, मैं वापस बोल रहा हूं, ये कौन से इसमें बात कर रहे हैं अपन? इंटीग्रेटेड। सप्लायर को अपडेट जैसे ही जाएगा, अब मेरे को बताओ कोटेशन कितने दिन में आना चाहिए? कोटेशन कितने? कोटेशन रे, कोटेशन का कितना दिन है? लेकिन अगर हम अपनी पॉलिसी ऐसे बनाते कि मेरे को एक दिन भी नहीं बचाना है, मेरे को एक दिन नहीं चाहिए कोटेशन के लिए, कोटेशन मेरे को घंटे भर में चाहिए। कोटेशन कितने देर में चाहिए? ये मैं अपनी पॉलिसी बना रहा हूं ना, मैं डिमांडिंग हूं, क्योंकि ये सप्लायर के लिए कस्टमर कौन? मैं कस्टमर के लिए सप्लायर के लिए कस्टमर कौन? मैं। तो मैं डिफाइन करूंगा ना। तो मैंने सप्लायर को बोला ओके, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को 1 घंटे के अंदर क्या चाहिए? कोटेशन। अब मेरे को बताओ इसका मतलब सप्लायर के पास भी इंटीग्रेटेड सिस्टम होने चाहिए, क्योंकि सप्लायर को जैसे ही मेरा ईमेल जाएगा, मेरे को बताओ कोटेशन के लिए मेरा क्या जाएगा सप्लायर के पास? ईमेल। अब जैसे ही सप्लायर के पास ईमेल जाएगा, ओके, सप्लायर का एक टीम होगा जिसके पास वो ईमेल इमीडिएटली आएगा और उनको मालूम होगा कोटेशन मंगाया, और उनके टीम इमीडिएटली कोटेशन प्रिपेयर करेगा और चला जाएगा। ओके, तो आप इमेजिन करो एक सप्लायर है, एक सप्लायर आदित्य है। ओके, जो आदित्य बोल रहा है कि भाई ओके मैं तो 2 दिन लेगा, मेरा मैनुअल सिस्टम है, ठीक है। और एक सप्लायर प्रांजल है जो बोल रही है सर आप भेजिए, रियल टाइम में मैं आपको अपडेट कर दूंगी, 1 घंटे में दूंगी। अब मेरे को बताओ कौन सा सप्लायर मेरे साथ सस्टेन करेगा, प्रांजल या आदित्य? प्रांजल। डिड यू अंडरस्टूड द लॉजिक? यानी मेरे को बताओ सप्लायर का परफॉर्मेंस इसकी वजह से तोड़ होगा कि नहीं होगा? झक मार के करना पड़ेगा। यानी मेरे को बताओ सप्लायर के बाद भी उसको अगर अपन ने इंटीग्रेट सिस्टम डाले ना बेटा, सप्लायर को भी इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को कस्टमर को ऑन टाइम शिपमेंट देना है। अब मेरे को ऑन टाइम शिपमेंट देने के लिए मेरे को बताओ अमेजन से आपने कुछ ऑर्डर किया, वो अमेजन भेजता है या सप्लायर भेजता है? मेरे को बताओ अमेजन को कैसे मालूम पड़ता है सप्लायर कितने दिन में भेजेगा? क्या इंटीग्रेटेड है? उधर सप्लायर फोन करता है अमेजन मैं 2 दिन में भेजूंगा। नहीं, क्या इंटीग्रेटेड है? सप्लायर का भी सिस्टम। तो मेरे को बताओ सप्लायर का परफॉर्मेंस क्या हुआ, तोड़ या खराब? तो मेरे को बताओ ये इंटीग्रेट की वजह से हमारा तो परफॉर्मेंस ठीक है, किसका परफॉर्मेंस तोड़ रहा है? जेपा क्या मालिक? अरे हाँ या ना? सारे पॉइंट बता दीजिए मैंने जो जो बताया एकदम आराम से। सबसे पहले 3 टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट एंड साइकिल टाइम। उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ? ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फिर 2 जन खुश, कस्टमर एंड सप्लायर। ये खुश मैं आपको आंसर याद रखने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको समझिएगा कस्टमर का रिलेशन इंप्रूव होगा और सप्लायर का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? अरे हाँ या ना? मेरे को बताइए 6 पॉइंट फटाफट रिपीट करिए। सबसे पहला लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट, साइकिल टाइम, रिसोर्स। इज दैट पॉइंट क्लियर? 2 जन और, कस्टमर एंड सप्लायर। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? कोई दिक्कत इधर? मेरे को बताओ ओके, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में क्या इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड होती है या नॉन इंटीग्रेटेड होती है? कॉमन डेटाबेस कैसा होता है? कॉमन या अलग अलग? यानी सारी इंफॉर्मेशन, सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एक ही जगह या अलग अलग? तो और एक पॉइंट याद रखिए, इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी? इंटीग्रेटेड। इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी? झेप रहे ना मालिक? ठीक है, तोड़ झेपा ना मालिक? पक्का समझ में आया? पक्का? ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और एक मेरे ख्याल से जेब गया आंसर, जेब गया पूरा। ओके, जिसको लिखना है वो फिगर्स को 2 मिनट के बाद, अभी नहीं, मेरे को ये पहला कंक्लूड करने दो आंसर को, उसके बाद लिखो। अब मेरे को बताओ ओके, अगर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है, गिव मी अ गुड आंसर। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन है ओके, आपका प्लानिंग कैसा होगा? आपका एनालिसिस कैसा होगा? ओके, नॉन इंटीग्रेटेड के कंपैरिजन में और इंटीग्रेटेड में आपका प्लानिंग और एनालिसिस कैसा होगा? तोड़ होगा कि नहीं होगा?
तो मेरे को बताओ प्लानिंग इज बेटर और वीक, एनालिसिस इज बेटर और वीक। ओके, आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल रही है तो आपका प्लानिंग बेटर, आपको मालूम पड़ रहा है प्लान मेंटेनेंस है तो आपका प्लानिंग तोड़ हो रहा है। अब इसकी वजह से एनालिसिस, इसकी वजह से कस्टमर पे इंपैक्ट क्या आएगा, आपका प्लानिंग में, प्लानिंग का इंपैक्ट एनालिसिस में आएगा। तो आपका मेरे को बताओ बेटर प्लानिंग एनालिसिस और नॉट। यस, ओके। अब मेरे को बताओ, ओके एक चीज मैंने आपको क्लियर की है, ये इंटीग्रेट मैंने आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि इधर अपडेट हुआ, इधर अपडेट होगा। मेरे को बताओ कस्टमर का ऑर्डर मेरे पास आएगा और मेरे से इमीडिएटली परचेज का ऑर्डर किसके पास चला जाएगा, सप्लायर। क्या ये मैं मैन्युअली करूंगा या टेक्नोलॉजी यूज करूंगा? अब मेरे को बताओ टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, अपडेटेड, लेटेस्ट या पुरानी वाली? अपडेटेड, तब जाके ये काम होगा। अगर पुरानी वाली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो तुमको ही मालूम है कैसे वर्क होगा। तो इसलिए यहां पर हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है या पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट। ओके, एक आंसर दीजिए, क्या क्रॉस डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैंने क्या वर्ड यूज किया, क्रॉस डिपार्टमेंट, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब क्या, एग्जांपल परचेज का डेटा अकाउंट्स, एचआर का डेटा अकाउंट्स, क्या ये शेयरिंग पॉसिबल है या नहीं है? परफेक्ट मालिक, यानी परफॉर्मेंस तोड़े, एकदम तोड़े मालिक, पक्का एवरीबॉडी। ओके, भले ये 12 पॉइंट हो गए लेकिन अपने को 8 पॉइंट याद रखना है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन द कंप्लीशन ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम। एडवांटेज ऑफ ईआरपी सिस्टम, आंख बंद करके अगर अभी पढ़ने बैठे तो अपने को तुरंत झिप जाएगा। सबसे पहला आंसर क्या रखोगे, एक्शन को याद रखो, मैं 8 पॉइंट तक ही रखा रहा हूं। ओके, पहला पॉइंट ये करो, नहीं सीक्वेंस चेंज करो। मैं और एक चीज मैं बोलना भूल गया, क्या सर हमें सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए मॉड्यूल का? कंपलसरी नहीं है, अनलेस एंड स्टेप्स नहीं है। अगर मैं आपको स्टेप्स 8 स्टेप्स सिखा रहा हूं तो मेरे को बताओ वो तो सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा ना, लेकिन उसके अलावा सीक्वेंस में लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन मेरा हमेशा प्रेफरेंस है और मेरा जो भी पॉइंट आपको मैंने रटाया होगा, यानी कल देखो रटाया कब है, देखो एट द एंड आपको भी समझ में आ रहा है कि लास्ट में मैं रटा ही रहा हूं। लेकिन क्या आप डायरेक्टली रट रहे हो? आप कल का लेक्चर देख लो, आज का देख लो, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझाता हूं, उसके बाद लास्ट में रिपीट करके रटा रहा हूं। लास्ट रटना क्यों है वो आप समझो, क्योंकि आपको लिखना है। ये तो आप और मैं एग्री करो या ना करो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन पर अपने को समझ में आ रहा है वो क्या पॉइंट है। और कॉन्सेप्ट समझने का सबसे बड़ा फायदा क्या मालूम है क्या? अगर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आना तो क्या करते अपन, फेंकते। अभी जो फेंकोगे ना रिलेवेंट होगा। अभी ऐसा कुछ भी मन किया वो फेंकोगे नहीं आप। अभी जो भी फेंकोगे आपको मालूम, समझ में आ रहा है भाई इंटीग्रेट में क्या हो रहा है। कुछ नहीं आया, ये वाला एग्जांपल तो झिप, ये भाई ये इसके बेसिस पे तेरा पूरा आंसर आ जाएगा। इसीलिए पॉइंट। ओके, आराम से आते हैं। सबसे पहला याद रख, ये एक्शन याद रख, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। एक्शन देख, एक्शन पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। मेरे को बताओ, यानी ईआरपी में इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन रहती है, इंटीग्रेटेड। इधर याद रख, ये याद रख। ओके, क्या रहेगा? ओके, दो चीज, कौन सा टाइम बचा? लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट, यानी इधर सप्लायर है इधर कस्टमर, तो लीड टाइम बचा, ऑन टाइम शिपमेंट हुआ, और ये दोनों साइकिल टाइम। परफेक्ट, मेरे ख्याल से 4 पॉइंट क्लियर। 4 पॉइंट फटाफट बताइए। लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट, साइकिल टाइम, पक्का क्लियर है? ओके, इसकी वजह से मेरा रिसोर्स क्या हुआ, याद आया? स्पीड, परफॉर्मेंस। तो स्पीड बड़ा ऑप्टिमल हुआ ना, तो इसकी वजह से तो बच रहा है, क्या हुआ? रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसा हुआ? ऑप्टिमल। मेरे को नहीं लगता 5 पॉइंट में दिक्कत है। अगले 2 जन खुश। 7 पॉइंट तेरे को याद रखेगा। ओके, एंड 8वां पॉइंट मेरे को बताओ, क्या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है? ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी डिपार्टमेंट कैन शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। फ्लेक्सिबिलिटी। 8 पॉइंट ऐसे ही रखे, 8 से ज्यादा लिखना भी मत, लेकिन बाकी क्यों समझे मैंने। एग्जांपल मेरे को बताओ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, पुरानी? लेटेस्ट। प्लानिंग कैसी होगी? बेटर। बेटर, तोड़, तोड़ मतलब वही है, पर तोड़ मत लिखना। प्लानिंग कैसी होगी? बेटर। एनालिसिस कैसा होगा? बेटर। ओके, ये पॉइंट अपन ने क्यों समझा? क्योंकि फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एमसीक्यू में आए, इसलिए अपन कर रहे हैं। पर रटते वक्त अपन कितने पॉइंट रटेंगे? 8। और मेरे को लगता है 8 तुम्हारे दिमाग में तोड़ बैठ गया है। ओके, फटाफट बताइए। ये इंटीग्रेट सिस्टम मत बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन, लीड टाइम, ऑन टाइम शिपमेंट, साइकिल टाइम, ऑप्टिमल रिलेशन ऑफ रिसोर्सेस। 2 जन खुश। कस्टमर पहले बोलो, कस्टमर, सप्लायर, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, एक डिपार्टमेंट से दूसरा। अब 8 पॉइंट अगर मॉड्यूल में देखोगे, अपनी बुक तो छोड़ दे, तो मॉड्यूल में देख, मेरे बुक भी मॉड्यूल बेस्ड ही है। मॉड्यूल में 8 पॉइंट का सीक्वेंस यही है। सर अगर इसी 8 के सीक्वेंस से लिखा तो फायदा क्या होगा? ऐसे सीक्वेंस की जरूरत नहीं, आप कोई भी पॉइंट लिखिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका फायदा क्या होता है। एग्जामिनर के एंगल से देखिए, एग्जामिनर के पास उसकी एक मॉड्यूल होगी। कौन सी मॉड्यूल? अपनी मॉड्यूल, सजेस्टेड आंसर्स, और आप पॉइंट लिख रहे हो।
मैं आपको वापस बता रहा हूं, एक एक लाइन एग्जामिनर नहीं देखता, लेकिन पहला तो हेड पॉइंट दिखेगा और उसके बाद का कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। जब मैं लीड टाइम बोला तो कौन कौन है इसके अंदर मसाले में? सप्लायर। और जब मैंने ऑन टाइम शिपमेंट बोला तो कस्टमर। साइकिल टाइम बोला तो सप्लायर से कस्टमर। पूरा है, मालूम है ना, समझा ना? ओके, अब ये तो देखेगा, लेकिन आप इमेजिन करो, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, अगर उसको 8 पॉइंट तुम्हारे सीक्वेंस वही मिले जो उसके मॉड्यूल में है। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। ओके, डोंट यू थिंक ही विल बी, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो बहुत डायरेक्टली मार्क दे देगा, लेकिन डोंट यू थिंक वो लीनियंट रह सकता है थोड़ा, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन आ रहा है। देखो, उसका काम आसान करोगे तो वो आपको मार्क्स अच्छे देगा, उसका काम मुश्किल किया तो मैक्स की बैंड बजाएगा। काम आसान करने के दो तरीके, या तो ब्लैंक छोड़ दो, ओके, या दूसरा उसको जो चाहिए वो दो। तो उसको जो चाहिए अगर आपने वो दिया, इसीलिए अगर आप मेरी पॉलिसी देखोगे, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद रटने वही सीक्वेंस में बोलता हूं जिसमें मॉड्यूल है। मॉड्यूल का सीक्वेंस मत छोड़ो। ओके, और मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है मतलब 15 क्वेश्चन लिखने अपने को, 15 क्वेश्चन में से अगर तुमने 12 क्वेश्चन भी मॉड्यूल के सीक्वेंस में लिख दिया ना, मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं उसका इंपैक्ट जो चेकर है ना, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स विल वर्क। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लोज करें मालिक ये पॉइंट। एवरीबॉडी, किसी को डाउट इस पॉइंट पे? ओके, पक्का क्लियर है? ओके, तो इधर तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एंड मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बैठा। ओके, पक्का ये चीज ऑल टुगेदर। अगर आपको आंसर कुछ भी याद नहीं आया, ये पार्ट देख लेने का, इससे पूरा आंसर जम जाता हूं। ये पोर्शन है। ओके, तो अब पहले इसको कॉपी कर लो, ये वाला पोर्शन मेरे लिए कॉपी है, ये चाहिए मेरे को, ये वाला पोर्शन, ये वाला। डेट्स नहीं भी लिखा तो अंदाजन आपके हिसाब से जो डेट लिखना है डेट लिखो। डेट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा डेज में इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है? मतलब मेरे को डेज काटने हैं, यानी नॉन इंटीग्रेट में आपको समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेट में डेज है, इसको चिपकाना बाद में बताता हूं। सर फ्लेक्सिबिलिटी बताना एक बार, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब, ओके मेरे को बताओ, क्या अकाउंट्स को DMI करने की जरूरत है? DMI नहीं करेगा। ओके, मेरे को बताओ, क्या उसको इन्फॉर्मेशन कॉमन डेटाबेस से मिल जाएगी? तो क्या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी बैरियर है या बैरियर नहीं है? नहीं है, है नहीं है, याद रखना, बैरियर नहीं है। एक सेकेंड ना, मैं कैसे गायब होता हूं रेस में? कस्टमर ऑर्डर, परचेज डिपार्टमेंट, कोटेशन, पीओ का फुल फॉर्म परचेज ऑर्डर। अरे पहला कस्टमर ऑर्डर है, याद रखना, पीओ, फिर डिलीवरी, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, कस्टमर। टेंथ भी बोलता है सर इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर सेम पॉइंट्स। नो मालिक, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन मतलब इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड रहता है, यानी यहां पर कॉमन डेटाबेस। ओके, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन बोलूंगा तो मतलब कॉमन डेटाबेस का पॉइंट हो गया, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डिपार्टमेंट बैरियर्स निकल गए, वी आर फ्लेक्सिबल इनफ। उमंग बोल रहा है कल का फ्लेक्सिबिलिटी और आज का अलग अलग है। अरे तो अलग अलग ही रहेगा ना, मैं आपको क्या बोला आज? कल का कॉन्सेप्ट छोड़ो, बोला क्या था कि नहीं? कल वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड था, वो छोड़ दो, और आज और उसको दोनों को मिक्स मत करना। और मिक्स करना है तो मेरे को बताना, मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा आपके लिए, नॉलेज पर्पस के लिए। मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज देने में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं है। तुम बताओ, आई कैन टेक एनी टाइम, प्रॉब्लम नहीं है। कल का अलग है, कल के सॉफ्टवेयर के साथ था फ्लेक्सिबिलिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आज का अपन इंटीग्रेट में पढ़ रहा है। एक चीज खाली समझा दी सब लोग, इंटीग्रेट सिस्टम मतलब अभी और एक नाम क्या दिया मैंने आपको? ERP। ERP का फुल फॉर्म एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी अभी आपको लॉजिक समझा होगा। ओके, दोनों में से किसमें रिसोर्स का प्लानिंग तोड़ हो रहा है? नहीं नहीं, ERP में हो रहा है। वाह 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 वाह। अरे मतलब नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड में अपना प्लानिंग तोड़ हो रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड में प्लानिंग बकवास हो रहा है। तुषार यस, एक मिनट,
एक मिनट, इधर लिख रहा है। सब लोग के बाद डन। ओके सर, रियो प्लेयर इंस्टॉल्ड है या क्लाउड बेस्ड है? क्लाउड बेस्ड, क्योंकि आप उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो रियो प्लेयर को। ओके मालिक, ठीक है, डन मालिक, क्लोज करें। ठीक है, सुनो। ओके, ये कहानी क्लियर? पक्का? ठीक है, अब सुन लीजिए, ये अपने को स्टिक नोट किधर चिपकाने का वो मैं बताऊंगा किधर चिपकाना है। ओके, मतलब अगर आपको मालूम भी पड़ गया ये कौन सा आंसर मैंने कवर किया, एडवांटेज, तो चाहिए तो उधर चिपका दो, मैं पढ़ूंगा बाद में, मतलब ये है तो चाहिए तो आपको मालूम पड़ गया। पेज नंबर क्या है मैडम एडवांटेज का? 2.14 पे चिपका दीजिए। 2.14 पे आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। ओके, उधर ये पूरा बेनिफिट्स कवर हो जाता मालिक, मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। तो अगर कभी बेनिफिट में कभी डाउट आया तो कौन सा एग्जांपल देखने का, समझ में आ गया? और ये एग्जांपल है, और उसके बाद भी कुछ डाउट आया तो अपने को व्हाट्सएप कर देने का, अपन रिस्पॉन्ड कर देंगे मालिक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सुनिए, दो तीन चीजें और थोड़ा सा नॉलेज पर्पस। आज मैं रिस्क एंड कंट्रोल नहीं कवर करूंगा क्योंकि वापस मेरा 5-10 मिनट आगे पीछे है। रिस्क एंड कंट्रोल कल सुबह कवर करेंगे, और एक थोड़ा सा पोर्शन जो कल का पोर्शन है मैं आज पहले प्रीफिक्स में कवर करूंगा। बट बिफोर दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दूं, मेरे को बताइए इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में फर्क क्या है? डोंट गिव मी आंसर कॉमन डेटाबेस, ये मेरे को मालूम पड़ गया, पर दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या हो रहा है? मैं जैसे इंटीग्रेटेड वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, या नॉन इंटीग्रेटेड यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या है? मैं वापस बोल रहा हूं, कॉमन डेटाबेस आंसर मत दो मेरे को, उसके अलावा और कुछ समझाओ। ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, मतलब क्या हो रहा है? उनके प्रोसेस इंटीग्रेटेड है। क्या बोला मैंने? अगर प्रोसेस अलग अलग रहे तो नॉन इंटीग्रेटेड है। समझ में आ रहा है? देखो, कॉमन डेटाबेस कब बनेगा? ओ मेरे, ओ मैडम किधर आप ही? हाँ, किधर चले गए थे? कुछ ऐसा तोड़ा, चले चले चालू करे, आप बोलो चालू करते, नहीं तो 5 मिनट। नहीं नहीं, इधर इधर आ गया मैडम, ठीक है, समझ, ठीक है, जो भी है आ गया ना सब लोग? हाँ, क्योंकि ये वाला मालूम नहीं है आपको, ये जो बता रहा हूँ ये मालूम नहीं है। ओके, ये वाला जो है थोड़ा, क्योंकि ये रिस्क एंड कंट्रोल है जो मैंने पोर्शन समझा दिया है, पर वो रिस्क एंड कंट्रोल खत्म नहीं हो पाएगा अभी। ऐसे 5-10 मिनट वो ठूठा निकलने में चले जाए, चला होता है, पर ठीक है, होता है, सिस्टम है, सिस्टम के पॉइंट पे होता है, मतलब कभी बंद हो जाता है। इन लोगों को तो लैगिंग ही लग रहा, पर इनको एक्चुअल दर्द समझ में आ नहीं रहा है ना। ऑनलाइन पढ़ रहा, तुमको सब लोगों को लैग लगाता, लेकिन लैग की इधर लैग वाज नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, हार्डवेयर डब्बा। मैं अपने पैरों को कोशिश करता हूं बचाने की, पर डब्बा ऐसी पोजीशन में रखा हुआ है, साला नहीं बोलते हुए भी पैर लग रहा, बेचारे को संभालना पड़ रहा बहुत, ऐसा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, ये चीज एकदम दिमाग में रखिए। कभी भी मैं आपको बोलूं ना इंटीग्रेट नॉन इंटीग्रेट क्या है, तो आपके दिमाग में क्लियर रखिए प्लीज मालिक, प्लीज क्लियर रखिए कि इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस। अरे मेरे भाई, मैंने तुमको क्या समझाया सुबह, एकदम तोड़वे से समझाया। मेरे को बताओ, ये दोनों में से, इसमें से ये स्क्रीन में ये से इसमें शिफ्ट होना है, तो मुझे करना क्या होगा? बीपीआर करना, मतलब बिजनेस प्रोसेस रेंज है, यानी पुराने प्रोसेस जो अलग अलग थे वो सारे प्रोसेस क्या बन जाएंगे? इंटीग्रेटेड। यानी मेरे को बताओ, परचेज ऑर्डर कौन रेज करेगा? प्रोडक्शन। परचेज ऑर्डर कौन रेज करेगा? और अपडेट किसके पास जाएगा? ये प्रोसेस में लिखा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर बाद में करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करो, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड ये पॉइंट। अभी एक
एक मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मैंने जो और एक पढ़ा था वो अभी होगा नहीं इसके लिए, क्योंकि अपने पास ऑल टुगेदर मेरे को उसको 1-1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट है वो, तो अपने पास वो ये मतलब है ही नहीं टाइम उतना, फिर खत्म नहीं होगा और बीच में छोड़ने का मन नहीं मेरे को, क्योंकि रिस्क एंड कंट्रोल मेरा फेवरेट है। ओके, टॉप मैनेजमेंट साथ नहीं देता, तू साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा, तो समझा कौन साथ नहीं देता, कोई ना कोई साथ नहीं देता भाई, तब जाके तड़प तड़प के। अब पॉइंट ये है, जब मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। ओके, परचेज अकाउंट्स, एचआर, प्रोडक्शन। आपको यह समझना होगा सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सॉफ्टवेयर नहीं लिया, पहले इनके बीपीआर किया। बीपीआर का फुल फॉर्म क्या था, बिजनेस प्रोसेस। तो आप पहले अपने दिमाग में ये फिट करो, मैंने प्रोसेस को रिवैम्प किया है। प्रोसेस समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, एडमिशन लेने का प्रोसेस, एचडीएफसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करने का प्रोसेस। एचडीएफसी बैंक इसलिए निकलता है क्योंकि मैं बैंक में जॉब कर चुका, तो ऐसा वो रहता ना। दूसरी बैंक भी अच्छी है लेकिन अपनी फेवरेट एचडीएफसी बैंक। ओके, रहेगा एचडीएफसी। ओके, जीवन के साथ भी, जीवन के एलआईसी का है वो। एचडीएफसी बैंक जीवन के बाद नहीं रहता, जीवन के साथ। इसीलिए एक चीज एकदम तोड़ प्रिंसिपल रखना भाई, जितने पैसे कमाए लाइफ में, ओके, जब जाओगे तो बैंक में पैसे नहीं होने चाहिए। हाँ, तो नहीं तो जितना रखा है तुमने बैंक में उतना तुमने वेस्ट किया टाइम, तुम्हारा लाइफ का टाइम वेस्ट हो गया ना, क्योंकि कमा के तो कुछ यूज नहीं हुआ। तो अपने को कमाना भी है, उड़ाना भी है। याद रखो, देखो एट द एंड ऑफ द डे अपने को अपना एक प्रिंसिपल एकदम सिंपल है, लक्ष्मी माता चाहिए। लक्ष्मी माता आने के 2 सोर्स। पहला सोर्स, घर में लक्ष्मी माता ऑलरेडी सेट है, यानी तुम्हारा बापू एकदम तोड़, बापू मम्मी तोड़ एकदम, मतलब अंबानी ये लेवल, मतलब एकदम बहुत एकदम स्टॉक मार्केट का भाई, एकदम बहुत भारी, या इधर का एकदम किंग। तो इन शॉर्ट आपके लक्ष्मी घर पे लक्ष्मी माता भर भर के है। और अगर आपकी ऐसी पोजीशन है तो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा झंडू तू है, जो तू इधर ये कर रहा है। अबे पैसे उड़ा बे, मेरे को ये बताओ भाई, मेरे को एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मम्मी पापा पैसे क्यों कमाते हैं? उड़ाने, मम्मी पापा उड़ाते नहीं, उनको उनकी ख्वाहिश क्या है, बच्चे खुश रहे। अब बच्चे यानी कमाने का उनका मेन रीजन बच्चे। अभी अपन नहीं, वो उड़ाएंगे नहीं तो उनके सपने कैसे पूरे होंगे? लॉजिक है कि नहीं, मेरे को बताओ। लॉजिक उनकी खुशी किसमें है? उनकी खुशी किसमें है? अपने में, यही है ना। ओके, कोई नहीं बोल रहा तो ठीक है भाई, होते भाई वैसे कोई, हाँ, लेकिन लॉजिक ये है कि भाई यार उनके इसमें है, ये वाला पॉइंट। अब दूसरा सिनारियो, अगर अपने को मालूम पड़ रहा है अपने पेरेंट्स मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास मतलब क्या है यार, 1 साल की प्लानिंग है, उसके ऊपर नहीं है, 1 साल तक खर्चा पानी निकल जाएगा, बीच में मेडिकल इशू आया तो ये साल भर तक है, उसके बाद अपनी लगने वाली, यानी 1 साल। याद रखो, मैं जब बोल रहा हूं पैसा तोड़ है, इसका मतलब ओके प्लानिंग 2-4 पुश्तों की है, तब पैसा उड़ाओगे तो एक पुश्तों में खत्म होगा ना। फिर अपने को क्या करना, अगली पुश्त दो करे वो करे। अपना क्या जा रहा है? अपना लॉजिक तो क्लियर है ना, उधर तक उधर आगे वाला कब आएगा? पिछला एडिशन कमाया हमने, उड़ाया, अगला एडिशन कमाएगा। नहीं समझा, जाने दो। तो ये लॉजिक है। तो भाई यार मतलब ये सिनारियो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, अपने को मालूम है अपना मिडिल क्लास है, अपने को मालूम है अपनी फैमिली प्लानिंग की 1 साल की प्लानिंग है, 1-1.5 साल प्लानिंग है, उसके बाद अगर एग्जांपल एक बता रहा हूं मिडिल क्लास क्या होता है। अगर आप काम बंद कर देते हो पूरी तरह, तुम कितने टाइम तक सर्वाइव करते हो? साल भर, उसके ऊपर सर्वाइव नहीं करोगे। दिस इज कॉल्ड मिडिल क्लास। ये है। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि लक्ष्मी माता अपने पास नहीं है डायरेक्टली। ओके, तो फिर अपने को चाहिए सरस्वती माता। ओके, पहले सरस्वती माता को अचीव करो, देन इंटीग्रेट विद लक्ष्मी माता। ईआरपी सिस्टम तोड़, फिर अल्टीमेटली अपने पास लक्ष्मी माता आएगी। लेकिन जब लक्ष्मी माता आएगी, एक प्रिंसिपल दिमाग में रखना, लक्ष्मी माता आने के बाद है ना, और एक स्किल डेवलप करना। ओके, देखो बहुत हर जन का अपना अपना प्लानिंग है। ओके, तुमको प्रशांत समझाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा बचाना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, इधर रखा तो इतना % इंटरेस्ट, इधर रखा तो उतना % इंटरेस्ट, और तेरे को वापस वो जब मेरे को बता इतने %, अभी मैंने एग्जांपल बोल रहा हूँ, तुम बोलोगे सर शेयर मार्केट में डालो या इधर बैंक में डालो। ओके, 1 लाख डाला, ओके 10 साल के बाद तेरे को 5 लाख मिला, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 5 लाख मिला। 5 लाख को क्या करेगा तू? वापस बैंक में डालेगा? पूरी जिंदगी ऐसे बैंक में डाल के क्या मतलब, क्या पागल आदमी है वो? 1 लाख इसके लिए कमाए थे? ओके, अरे कर नहीं, बैंक अकाउंट में रखना चाहिए,
सीमित अमाउंट, अपन अपन क्लियर है, अपने अपने बेटी को अपन सबको क्लियरली, मतलब आदि को अभी क्या समझाऊंगा, 3 साल का, उसको क्या समझेगा, उसको तो उसको लग रहा है सब उसका ही है। गलत फहमी। वो जब थोड़ा बड़ा होगा, अरे बाबू, सरप्राइज, तेरी तो लग गए। अरे वाह, किधर भेजे वाह। अरे वो तो यही उड़ा रहा है, मेरा पास कुछ नहीं आ रहा। ये सिनारियो आ जाएगा भाई। तो ये है, बहुत बार ये बोलते हैं, मैंने लाइफ में मैंने सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर मैंने जो किया हुआ है कार्स में किया हुआ है। मेरे पास मल्टीपल कार्स है, कार्स आई एम वेरी फाउंड ऑफ कार्स, ओके, एंड मल्टीपल में जैगुआर, मतलब वो जैगुआर XJL 1.5, ओके, 1.5 की पड़ी है वो। अब विनोद सर, ओके, अब एग्जांपल बता रहा हूँ, विनोद सर तुमको क्या लग रहा है, विनोद सर है ना, मेरे मल्टीप्लीकेशन में कितने 10 आगे होंगे मालूम नहीं तुमको, मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कौन सी चलाता, BMW, ओके, जैगुआर चलाते हैं। अब ये तुम बोलोगे, फिर वो बोलते रहते हैं, तो बोलते हैं यार तुम खरीद रहे हो, ये नहीं खरीद, ऐसा नहीं होता, एक्सपेंडिचर करने की आदत, इट इज अ डिफरेंस। पैसा कमाना सबको आता है, खर्च करने की हिम्मत नहीं होती है, खर्च करने की हिम्मत, जिगरा चाहिए, जिगरा। अभी अभी अगर एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर अभी अभी मैंने रैंगलर खरीदी, उस दिन बहुत जुगाड़ हुआ, बहुत बहुत ये मचमच हुआ था मेरा और विनोद का, बहुत बहुत भयंकर। विनोद बोला क्या पागल आदमी है, अभी तेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, उसके बाद भी तेरे को रैंगलर क्यों लेनी, और यही शौक पालने हैं तो भाई थार ले ले, ओके, बट मैंने रैंगलर ली, शौकीन आदमी, अपन शौक पूरे करना है तो बहुत अच्छे शिद्दत से करने के, थार 20 की, रैंगलर 80 की, द डिफरेंस, ओके। तो फिर मतलब ऐसा डिस्कशन में आया, एक काम कर, 4 खरीद ले, एक मेरे को दे दे, एक प्रशांत को दे दे, एक तू ले ले और एक होली को दे दे। मैं बोला भाई, पर यही पॉइंट है, तुम समझे, एक्सपेंडिचर, दिस इज व्हाट, ये पॉइंट है। अब ये आता है कि पैसा आता है पर खर्च नहीं होता, पैसा आता है वो सेविंग में जाता है, और एक दिन तू RIP होने वाला है, ओके, जिस दिन RIP हुआ उस जिस दिन उतना तेरे बैंक अकाउंट में जो पड़ा हुआ है, तेरी FD पड़ी हुई है, ये सब हुई है, तू बोल रहा है आगे वालों के लिए कर रहा हो, तेरे को क्या मालूम आगे वाला क्या करेगा उसका, तेरे को गारंटी किधर है। तो अपने बापू ने एकदम चीज सिखाई है, एकदम प्रिंसिपली, बापू ने वैसे ज्यादा, बापू को ये शौक नहीं है, बापू इज, माय डैड इज नॉट ऐसा बहुत शौकीन है, कुछ नहीं, उनके बेसिक प्रिंसिपल, मतलब मैं तुमको ये बता रहा हूँ, अभी तो उनके पैरों के प्रॉब्लम्स है, तो वॉकिंग के लिए दिक्कत आती है उनको, सोडियम वोडियम के इश्यूज है, अदरवाइज वो ऐसा पर्सन है, मेरे को मालूम है, मेरे भाई की शादी में, ओके, वो बस में गए, मैं गाड़ी में जा रहा था, मैं उनको बोला मेरे साथ चलो, बोला नहीं बस में जाएगा मैं, उनका ऐसा प्रिंसिपल है, मतलब टिल डे, मतलब अभी तो मैं बोल रहा हूँ उनका एज 70+ है, वॉकिंग का थोड़ा सा इशू है, सोडियम के इश्यूज है उनको, सोडियम और डायबिटीज, तो इसीलिए उनका ये पॉइंट पे है, बट अदर देन वो उनके प्रिंसिपल एकदम तोड़, एकदम क्लियर कट ऐसा करना, तो वो उनके प्रिंसिपल है, तो उन्होंने अर्निंग का कॉन्सेप्ट उतना ही रखा। उन्होंने बोला उनका टारगेट क्या था, मैं तुमको बता रहा हूँ, उनका टारगेट ये था, अमित और सुमित पढ़ ले, इतना टारगेट मेरा है, अमित सुमित को पढ़ने में किधर दिक्कत नहीं है, और उनके टारगेट में एकदम क्लियर था, अमित सुमित भी CA ही करे, पढ़ ले खाली बोला नहीं उन्होंने, समझा, पढ़ ले बोलता तो फिर तो, और मैं भी फिर जाता, मैं ऋतिक रोशन जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, लंदन वंडन, नहीं क्या वो, कभी खुशी कभी गम, परंपरा, अबे मोहब्बत है क्या है वो, अबे तू साले पिक्चर देख, किधर देखता, कौन से इसमें से क्या है रे, अरे अरे कभी खुशी कभी गम देखो रे, पिक्चर देखने के बाद तो फीलिंग आई वो कि भाई अमिताभ बच्चन का बेटा मैं भी हो सकता हूं, पिक्चर में वो 3 घंटे के बाद मालूम पड़ता है, जानने भाई अकाउंट्स HR प्रोडक्शन। ओके, तो मेक श्योर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, यू इन्वेस्ट इट आउट, यू इन्वेस्ट इट वाइजली, ओके, मैंने भी इन्वेस्टमेंट की है, पर मेरी इन्वेस्टमेंट कुछ अलग फॉर्मेट में है, मेरी इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन हार्डकोर रियल एस्टेट, नॉट इन स्टॉक्स, ये दो से मैं दूर हूं, मेरे बाकी सब इन्वेस्टमेंट है, ओके, मेरा फेवरेट है येलो इन्वेस्टमेंट, ओके, गोल्ड, अपन अपन सबसे तोड़ फेवरेट, मतलब तोड़ फेवरेट, अभी तो ये बहुत ऐसा है, तो हर जन के इसमें इन्वेस्टमेंट है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए लाइफ में, तो चार्टर्ड बनोगे, पापा मम्मी के पैसे उड़ाने के नहीं सालो, उनको बोलने का तुम उड़ाओ, समझ में आ रहा है, उनको बोलो तुम जाओगे, तुम बोल सोच रहे हो मेरे लिए मैं कर लूंगा, और मैं आने के बाद मैं तुम्हारे लिए भी कर लूंगा, तुम उड़ाओ पैसे, उड़ाओ मतलब तुमको जो करना है, घूमने जाओ फिरो, वो क्या करते भाई, जाने दे यार, अभी पढ़ने के इसमें है, जाने दे, अपन बाद में घूमेंगे, काहे के लिए, अभी जाओ अपन कर लेंगे, थोड़ा प्लस माइनस होगा, सब एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट होता है सब, खाली वो एटीट्यूड चाहिए, और अपने आप होता है जुगाड़, सब अपने आप होता है, देखो जुगाड़ वर्ड है अपना, लाइफ में जुगाड़ अपने आप होता है, मैं सोचता ही नहीं अगले 6 महीने के बाद क्या होगा, अभी भी मिडिल क्लास ही है,
अगर 6 महीने के बाद क्या होगा, क्योंकि उड़ा सब दिए। 6 महीने के बाद क्या होगा मेरे को भी नहीं मालूम है, पर मैं वो सोच ही नहीं रहा ना, 6 महीने के बाद नहीं रहा तो क्या, मैं ही नहीं रहा तो क्या करने का, फिर जो करेगा प्लानिंग आदि करेगा। अपने को क्या लेना देना, कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बता रहा हूं, तो जस्ट मेक श्योर ये टेंशन मत लो। ओके बट ये आने के बाद जब अर्निंग करना चालू करो तो मेक श्योर ये ठीक है, सारी चीजें हैं पर शौक भी होते हैं, और शौक पूरे कर लेने के। और अगर तुम्हारे दिमाग में होगा कि मैं एक काम करूंगा, एक बार ये 10 साल 20 साल ऐसे इसमें करूंगा और शौक बाद में करूंगा, मैं तुमको लिख के देता हूँ, स्टैम्प पर साइन करके लिख के देता हूँ। ओके 90% ऑफ द केसेस में नहीं होने वाले, 10% केसेस बहुत एक्सेप्शनल केसेस है जिनके शौक पूरे होते हैं लास्ट में। अगर मैं ये सोचूंगा ना, मैं अभी जाने दे बुढ़ा मनाली एक काम करते, पूरा काम धंधा करते अपन, एक ये 2 4 10 साल काम कर लेता हूँ, उसके बाद अपन घूमने फिरने जाएंगे, मालूम पड़ा बेड रिडन हो गया, क्या कर रहे हैं घूम के फिर के, कैसे किधर जाएगा, काय के लिए। जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक तुम्हारी तोड़ चल रही है चीजें लाइफ में, करो ना मां कसम। ओके हाँ, पर मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, प्लानिंग करो, पर पूरी प्लानिंग ही मत करो। ओके भाई, अगर 1 रुपया कमाया तो एक प्लानिंग में मत डालो, अरे ऐसा है। पर ये डिफरेंस इन मिलेगा प्रशांत सर और मेरे इसमें। प्रशांत सर तुम बोलोगे 1 रुपया ना, ओके एक काम करो, 50 पैसे डालो प्लानिंग में, ओके 20 पैसे तुम इधर खर्च करो, ओके 30 पैसे इधर खर्च करो। मैं बोलूंगा 1 रुपया ना, 80 पैसे डालो उड़ाने में, 5 पैसे का इधर उधर कुछ करो, 5 पैसे का इन्वेस्टमेंट करो, ओके और 5 पैसा दे दो, बांटो, बहुत अच्छा लगता बांटने का। और ऐसे बांटने के बाद है ना, ऐसा हाय बाय ऐसा बहुत भारी लगता, और किसी से भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता तुमको क्या ये है। और ये याद रखना, सीए बनने के बाद तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं सीए किसी के साथ हाय बाय करने का, और इन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ क्या है, तो आज जैसे है ना वैसे ही रहे, सीए बनने के बाद भी नाम लगाने के बाद है ना चेंज मत होना, बस यही सीन है। हाँ जैसा सबके साथ हाँ तोड़ भाई चल रहा ना, इधर उधर मिलता ना सबसे, बस वैसे ही रहना। ओके कल उठ के नहीं नहीं ये तू कौन, मैं चार्टर्ड, चल चल चल, गड़बड़ हो जाएगी बेटा, गड़बड़ हो जाएगी, करना मत वैसे, अच्छा नहीं है। लाइफ एक है, अच्छा बनो। अच्छा कैसे बनना है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा अच्छा बनने के लिए, पर अच्छा बनो मतलब तुम वैसे रहो जैसे हो। मैं तो लिटिल बता रहा हूँ बहुत, दैट इज इनोसेंस ऑफ लाइफ। इनोसेंट, तुम जितने इनोसेंट रहोगे उतना अच्छा है। जितने मैच्योर्ड बनने की कोशिश करोगे ना, बहुत वर्स्ट करोगे लाइफ को, बहुत वर्स्ट। ओके पब्लिक बोलेगी मैच्योर्ड बनो, पब्लिक बोलेगी ये करो, ओके ऐसा बनो, ओके बड़े बड़े हो गए हो, बोलने दो ना, उनका काम बोलना है। तू सुनी रहा ना बचपन से, बचपन से सब लोग बोल रहे हैं। 10th में क्या बोला था, पढ़ ले आखिरी बार। 12th में क्या बोला था, पढ़ ले आखिरी बार। अभी तक उखाड़ ही रहा बे। और मैं लिटरली बोल रहा हूं, मतलब तुमको एक चीज समझ में आनी चाहिए, एकदम बेसिक प्रिंसिपल। मेरे को बताओ 10th में मतलब 90% वाले बहुत सारे जन होंगे, 90+। मेरे को बताओ मतलब ऐसा भी होगा किसी को अगर 89 आया होगा, 89 पॉइंट कुछ आया होगा, वो 1% के लिए रो रहा होगा, बोलेगा मां कसम 90 आ जाता। ओके 80 90 ऐसे परसेंटेज आए होंगे। ओके उसमें भी आपको कुछ 1-8% कम मिला होगा, 94 आया होगा, वो सोच रहा होगा 1% और आ जाता, 95 आ जाता, मैं इधर टॉपर हो जाता, वो हो जाता। आज कितने के लिए रो रहा है, 50। तेरा फिगर देख, तेरा ग्राफ देख, तेरा ग्राफ कैसे गया। ओके 10th में अगर तू लाएगा तेरा ग्राफ ऐसा था, 12th में तू लाएगा तेरा ग्राफ ऐसा था। ओके जैसे ही फाउंडेशन की बात करेगा तेरा ग्राफ ऐसा हो गया, फिर बाद में इंटर में आएगा तेरा ग्राफ मिनिमम हो गया, फाइनल में मिनिमम हो गया। अबे मेरा ग्राफ देख, मेरा ग्राफ 10th में भी ऐसा ही था, 12th में भी ऐसा ही था, इंटर में भी ऐसा ही था, फाउंडेशन ऐसा था, फाइनल ऐसा था। कंसिस्टेंसी किसकी? ओके तुम्हारे इसमें ग्राफ ऐसा बुरा लगता है ना ऐसे देखने के बाद, अपना ग्राफ कितना बुरा ही नहीं लगता। और एक जन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ओके जिसको कुछ भी नहीं आ रहा था और उसको ये 50 पहुंचा, उसका ग्राफ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इसीलिए अपन की लाइफ का एकदम तोड़ प्रिंसिपल है कि भाई कंसिस्टेंट रहो, कोई टेंशन नहीं, ग्राफ जिधर भी जाना जाओ। ओके चलो जोक्स अपार्ट, जोक्स नहीं था, एक पॉइंट था जो मैंने, ठीक है वो पॉइंट आ गया इसके लिए। ओके याद रखना, और एक चीज शिद्दत से याद रखना, अगर तुम इसको बहुत सही तरह से ले रहे हो, जैसे आज हो ना इमैच्योर्ड बोलते अपन, मालूम है ना बच्चा, वैसे ही रहना, बस तोड़ तोड़ सही रहेगा आगे। जब अपन बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड की, ओके एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, तो सबसे पहले मैंने बोला बीपीआर। तो मेरे को बताओ सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, प्रोसेस। अगर आपको समझ में आ गया प्रोसेस चेंज करने होंगे, तो मेरे को बताओ तीनों डिपार्टमेंट के प्रोसेस अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। पहले वाले इसमें नॉन इंटीग्रेटेड में अलग, अब ये होने के बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस होगा।
जो तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग काम करेगा अपने अपने। अब मेरे को बताओ परचेज ऑर्डर क्या करेगा, परचेज ऑर्डर रेज करेगा और वो अपने आप अपडेट किसके पास होगा, अकाउंट्स, अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा। ये पूरा प्रोसेस एक डिफाइन होगा, एक प्रोसेस डिफाइन होगा। अब ये क्या बिना सॉफ्टवेयर के काम होगा मालिक? नहीं, नहीं होगा, गारंटी बोल रहा हूं नहीं होगा। एंड दिस इज अ बिग चैलेंज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब मेरे को बताओ ना, मेरे को बताओ परचेज ऑर्डर मेरे को कस्टमर का ऑर्डर आया, ये वाला एग्जांपल ले लो, मेरे को कस्टमर का ऑर्डर आया 10 को, इमीडिएटली परचेज वाले डिपार्टमेंट के पास चला जाना चाहिए और परचेज डिपार्टमेंट से ओके ये चीज आगे चली जानी चाहिए, ओके ये पॉइंट सप्लायर तक भी जाना चाहिए, रियल टाइम में जाना चाहिए। रियल टाइम में कैसे होगा, मैन्युअली या सॉफ्टवेयर से? तो मेरे को बताओ बिना सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेटेड चल पाएगा? तो हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कौन से दिन, डे 1। ईआरपी, ईआरपी इज विदाउट सॉफ्टवेयर और विद सॉफ्टवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर ईआरपी विल नॉट वर्क। क्लियर मालिक? ओके, तो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। अब समझ में छोड़ो, जब नॉन इंटीग्रेटेड था, ऐसा हो सकता है तीनों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हो। ध्यान दो ये एग्जाम्पल को, ओके क्योंकि मैं कुछ दूसरा कर रहा हूं, क्योंकि सुबह का एग्जाम्पल अपन कल सुबह करेंगे। मैंने जो मालूम है ना सुबह बताया था, लोग लगेंगे ये लगेंगे, वो कल सुबह डिस्कशन करेंगे 7 बजे। ओके, अभी के लिए मैं कुछ दूसरा डिस्कशन कर रहा हूं जो मेरे को लेके जाना है आपको और एक कॉन्सेप्ट की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहां पर अगर मैं नॉन इंटीग्रेटेड बात करूं, तीनों के सॉफ्टवेयर एक जैसे होंगे या अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि तीनों प्रोसेस, एग्जाम्पल अकाउंट किसमें काम कर रहा था, टैली, टैली होगा, ओके HR XYZ और प्रोडक्शन ABC। कुछ समझ में आया? तीनों के सॉफ्टवेयर अलग अलग थे। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किए, मेरे को बताओ डेटाबेस कैसा हुआ, सेम हुआ, एक हुआ, तो इधर सॉफ्टवेयर एक होगा, क्योंकि वो एक में कोई अपडेट करेगा तो दूसरा उसी वही सॉफ्टवेयर से अपडेट दूसरे में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर। एवरीबॉडी क्लियर? अब मेरे को सोच समझ के बताइए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर लू या सबसे पहले प्रोसेस डिफाइन करूं? व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन IT, व्हेन यू शुड इन्वेस्ट, कोई भी चीज कब करनी चाहिए, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले क्या देखो, रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्या देखो, रिक्वायर, यानी सबसे पहले क्या प्रोसेस, पहले क्या करना चाहिए, प्रोसेस या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर लेके प्रोसेस नहीं बनाना चाहिए। यानी मेरे को बताओ मेरी टीम पहले क्या करेगी और प्रोसेस के हिसाब से मार्केट में जाएगी। मैडम आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर, मैडम आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, मैडम आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैडम आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैडम आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है, और फिर मैं अपनी मैच करूंगा। अच्छा ये सॉफ्टवेयर इधर ये चीज फिट हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर ये फिट हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर हाँ ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है चलो इसको क्लोज करते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ईआरपी के लिए 50 सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर लेके प्रोसेस डिजाइन नहीं करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, प्रोसेस, फिर मैं जाऊंगा सैप देखूंगा, सैप बैठ रहा है क्या, ठीक है बैठ रहा है, इससे कितना इफेक्टिवनेस आ सकता है ये देखना है। कंसल्टेंट करता है, मालूम है ना, आज सुबह बताया था। इसके बाद मैडम का MFG प्रो है, MFG प्रो चेक करूंगा। ओके, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर देखो, झेप रहा है मालिक। ओके, तो सबसे पहले मैं, मेरे को बताइए, ओके सॉफ्टवेयर देखूं या प्रोसेस डिजाइन करूं? फिर क्या करने का, सॉफ्टवेयर। ये क्लोज करे, पक्का, इसमें किसी को डाउट नहीं ना? ओके ठीक है, अब ये समझो, ओके ये समझो, मेरे को बताओ ये तीनों इंटीग्रेट करने में टाइम ज्यादा जाएगा या कम लगेगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा जाएगा। रीजन सिंपल है, क्या रीजन है, कितने साल, 4 साल। ओके 4 से 5 साल, ये तो लॉजिक क्लियर है ना अपना? ओके गिव मी अ गुड आंसर। सर क्यों ना ऐसे करे, ओके इधर 3 डिपार्टमेंट है, हो सकता है मेरे पास 10 डिपार्टमेंट हो। कितने डिपार्टमेंट मेरे पास? 10 को एक साथ में इन्वॉल्व करना, पूरा घर एक साथ में तोड़ना, सब कुछ एक साथ में करना, रेदर देन मैं ऐसा सोच रहा हूं 2 डिपार्टमेंट पहले इंटीग्रेट करते हैं, 2 इंटीग्रेट करके कॉन्फिडेंस लेते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा एम्प्लॉय को भी और सबको भी। फिर 2 इंटीग्रेट होने के बाद तीसरे को करते हैं, तीसरे होने के बाद चौथे को करते हैं। झेप रहा है क्या कुछ? क्या ऐसा कर सकता हूं? यस। अब मेरा क्वेश्चन आता है, सुनो। ओके मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ इंटीग्रेट का और एक नाम क्या दिया मैंने आपको, इंटीग्रेट को क्या बोलते हैं और एक ERP। ERP का फुल फॉर्म, ये भी क्लैरिटी आ गई। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्स को प्लान कर रहे हैं, और कैसे करते हो अपन ने देख लिया आधे घंटे पहले। अब मेरा क्वेश्चन आया, मैंने सिर्फ 10 डिपार्टमेंट में से मैंने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स और प्रोडक्शन को इंटीग्रेट किया। किसको इंटीग्रेट किया बेटा? अकाउंट्स एंड प्रोडक्शन। सब लोग आत्मा इधर, किसको इंटीग्रेट किया? ओके वापस बोल रहा हूं, दिमाग के ऊपर से चला गया तो गया। ओके कितने को इंटीग्रेट किया? अकाउंट्स और प्रोडक्शन। मेरे को बताइए क्या मैंने ERP डाला? मेरे बाकी 8 डिपार्टमेंट पुराने सिस्टम पे है,
पुराना सिस्टम मतलब मेरे को बताओ, ओके चलो ऐसे लेते हैं एग्जांपल वाइज, मेरे को बताओ 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट कितने सॉफ्टवेयर? 10 जेब्रा मालिक, 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर, एबीसी XYZ टैली वैली जैसे ऐसे 10 सॉफ्टवेयर है। अब मेरे को बताओ कितने को इंटीग्रेट किया मैंने? 2, अकाउंट्स एंड प्रोडक्शन। अब मेरे को बताओ, ओके ये इंटीग्रेट किया, ओके अब मेरे को बताओ अब कितने सॉफ्टवेयर बचेंगे? 9। 9 कैसे हुए? 2 के लिए 1, बाकी 8। इज दैट पॉइंट क्लियर? कॉन्फिडेंस आया, कितना कॉन्फिडेंस आया? 2 डिपार्टमेंट को, अब कॉन्फिडेंस आया और एक को लिया। ओके अब मेरे को बताओ सॉफ्टवेयर कितने बचे? 8। जेब्रा 8 कैसे हुए? इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करती है ईआरपी। ओके अब मेरा क्वेश्चन आता है, सर मैंने 2 डिपार्टमेंट इंटीग्रेट किए, 2 डिपार्टमेंट इंटीग्रेट किए, सुनो मेरा क्या बड़बड़ है, 2 डिपार्टमेंट इंटीग्रेट किए, बाकी 8 कौन से? पुराने पे चल रहे हैं या नए पे आए? पुराना। ओके क्या इसको भी ईआरपी बोलोगे? के ईआरपी पूरा 10 के 10 होगा तो ईआरपी होगा? कुछ समझा मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ईआरपी के डेफिनेशन से आपको ये समझ में आता, ईआरपी से ये समझ में आएगा कि 10 के 10 इंटीग्रेट होने चाहिए, या 10 में से सिर्फ 2 भी इंटीग्रेट हुआ तो भी ईआरपी है? ईआरपी बोलता है सिर्फ तुमने 2 भी इंटीग्रेट किया तो मेरे लिए ईआरपी है। इंटीग्रेशन में ओके द अप्रोच इज ऑलवेज मॉड्यूलर, अप्रोच इज ऑलवेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर? मॉड्यूलर 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 मतलब मॉड्यूल, मॉड्यूल याद आया? पहले दिन पे वर्ड बताया पार्ट्स। अब मेरे को बताओ पार्ट्स मतलब क्या? डिपार्टमेंट्स। यानी मेरे को बताओ अगर 10 डिपार्टमेंट है, ओके मैंने कितने को इंटीग्रेट किया? 2। अब मेरे को बताओ 2 को इंटीग्रेट किया, क्या पूरा ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट हुआ या खाली 2 डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हुए? ये होता है मॉड्यूलर अप्रोच। ये कौन सा अप्रोच होता है? मॉड्यूलर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर? पार्ट। पूरा 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 ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट नहीं किया, खाली पार्ट को इंटीग्रेट किया। जेपा मालिक, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ईआरपी मॉड्यूलर है या नॉन मॉड्यूलर है? मॉड्यूलर। ओके यानी ऐसा हो सकता है कि 2 डिपार्टमेंट इंटीग्रेट होकर ईआरपी सॉफ्टवेयर पे चले और बाकी 8 डिपार्टमेंट पुराने सॉफ्टवेयर पे चले। यस लेकिन इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये बेनिफिशियल पूरा होगा या थोड़ा ही बेनिफिशियल होगा? थोड़ा ही। पूरा बेनिफिशियल करना होगा तो पूरा। बट ऐसा हो सकता है कि आपके डिफरेंट वेंडर्स हो सकते हैं, वेंडर मतलब सॉफ्टवेयर वाले अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यानी 2 डिपार्टमेंट एक वेंडर, या 3 डिपार्टमेंट का एक वेंडर, बाकी 4 डिपार्टमेंट अलग अलग वेंडर। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या इस पे ईआरपी रोकता है? नहीं। पक्का क्लियर? फ्रीज करे तो इसको वर्ड का क्या याद रखोगे? वर्ड मतलब मॉड्यूलर। कौन सा वर्ड नया मिला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर? पार्ट्स। यानी सॉफ्टवेयर ईआरपी कैसे जा सकते हैं? पूरा एज ए होल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? एज ए होल पूरा जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। एज ए पार्ट में भी जा सकते हैं। कौन सा चलना चाहिए? आपका कोई आंसर नहीं आना चाहिए कभी भी। मैंने आपको डे 1 से बोल रहा हूं, अभी रोज बोल रहा हूं मैं। ओके इट इज डिपेंड। अभी मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि भाई अगर मैंने पूरा ईआरपी डाल दिया तो कंबरसम होगा। कंबरसम मतलब ओके बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा और शायद ओके सालों साल लग जाएंगे। मेरे को इतने साल नहीं लगाना है, मेरे को धीरे धीरे अडेप्ट करवाना है। पार्ट्स को वर्ड क्या यूज करोगे? मॉड्यूलर वर्ड यूज करो, मॉड्यूलर रहेगा। ओके एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रेडी टू टेक ए रिस्क, विच इज रेडी टू टेक ए रिस्क एंड दे आर नॉट वरीड अबाउट एनी फंडिंग, दे आर नॉट वरीड अबाउट एनी टाइमिंग। कंप्लीट ईआरपी और मॉड्यूलर ईआरपी, दिस इज हाउ योर कॉन्सेप्ट विल कम इनटू पिक्चर। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है आराम से। इसमें किसी को डाउट नहीं ना? पक्का क्लोज करो इसको। ठीक है इसको पार्किंग लॉट में डाल देते हैं और एक पार्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, वो खत्म करते हैं, फिर अपन नोट्स का अपडेट कर लेते हैं। ओके एक्सेस, एक्सेस बहुत अच्छी बात है। एक्सेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस आर देयर? कान खुले। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस? कितने प्रकार के एक्सेस है? अभी शायद आज मेरे ख्याल से ऑनलाइन में किसी ने पूछा था, सर ऐसा नहीं हो सकता क्या इंटीग्रेट हो गया तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट को एक्सेस मिल जाएगा? मालूम है ना किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल से तुषार या किसी ने तो पूछा था ऑनलाइन में। क्या ऐसा होगा कि हम लोग उसको रोकेंगे? क्या ऐसा होगा अकाउंट्स को पूरा एक्सेस मिल जाएगा या प्रोडक्शन को पूरा एक्सेस मिल जाएगा, एचआर को पूरा एक्सेस मिलेगा, या हम रोक के उसको एक्सेस देंगे? रोक के। और वो कैसे दे रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन है। एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन फॉर द डे। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट वाइज, इसको कॉन्सेप्ट वाइज में अपन आज इसको एंड कर देंगे। ये वैसे पोर्शन कल का था लेकिन मैं इसको अपन अपडेट करके रिस्क एंड कंट्रोल पे शिफ्ट किया हुआ है। ओके तो अब ये मॉड्यूलर वाला या ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ओके एक्सेस के ऊपर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेस, ध्यान रखिए इधर। टाइप्स ऑफ एक्सेस, टाइप्स ऑफ एक्सेस। सर टाइप्स ऑफ एक्सेस कितने हैं? एकदम आराम से, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस। सर कौन से? क्रिएट, अल्टर, व्यू
एंड प्रिंट। 4 एक्सेस है। कौन से बेटा? क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट। अभी नाम से समझ में आ रहा है। क्रिएट यानी ये एक्सेस जिसको मिलेगा, ये एक्सेस जिसको मिलेगा वो कुछ क्रिएट कर पाएगा। अल्टर, ये एक्सेस जिसको मिलेगा वो अल्टर मॉडिफाई कर पाएगा। ओके, व्यू बस देख पाएगा, क्या उसको मॉडिफाई कर पाएगा? ओके, ये याद रखिए। एंड प्रिंट, वो उसको क्या कर पाएगा? प्रिंट कर पाएगा। जी मालिक। यानी एग्जांपल समझिए शुरू। ओके, L1 मैनेजर लेते हैं और L2 मैनेजर लेते हैं। सबकी आत्मा इधर। सर L1 मतलब लोअर लेवल, L2 उसका सीनियर। कौन उसका सुपरवाइजर? कौन किसका सुपरवाइजर है? L2 L1 का सुपरवाइजर है। एवरीबॉडी एग्री? ओके, ये लोग है ना सैलरी का डेटा एंटर करते हैं। ये लोग सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सैलरी का टाइम शीट और मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कैलकुलेशन कौन करेगा? L1। और L2 उसको अप्रूव करेगा, फिर जाके सैलरी पेमेंट होगा। सबको समझ में आया ये? L1 मेरे को बताओ, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कौन करेगा? यानी सिस्टम में डेटा एंट्री कौन करेगा? L1। ओके, मैनुअल एंट्री याद है ना, वाउचर जैसा। मैनुअल एंट्री कौन करेगा? L1। उसको अप्रूव कौन करेगा? L2। और उसके बाद पेमेंट होगा। समझ में आया? अब सोच समझ के बताओ। ओके, क्रिएट, अल्टर, व्यू और प्रिंट। अरे यार ये क्या गड़बड़ है? तू नीचे आ। अभी क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट। सोच समझ के बताइए। गिव मी अ गुड आंसर। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। शायद सुना हो आपने कहीं पर, मेकर एंड चेकर। क्या दो जन को अपन अलग काम देते हैं? आंसर इज यस, ताकि फ्रॉड ना हो। फ्रॉड रोकने के लिए हम लोग एसओडी लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एसओडी, सोड, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। वापस आते हैं। एसओडी का फुल फॉर्म सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। दिख रहा है ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज? एसओडी, एसओडी। स्क्रीन पे सबका ध्यान। गिव मी अ गुड आंसर। ओके, L1 को क्रिएट का एक्सेस दूं या नहीं दूं? देने का। ओके, देना पड़ेगा। अल्टर का नहीं लगेगा। ओके, नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन उसको अल्टर एक्सेस नहीं देना चाहिए। मेरे को बताओ, व्यू देना चाहिए? यस। प्रिंट आपको देना है, नहीं दो, वो आपकी चॉइस है। मेरे को उसमें डिस्कशन नहीं है। प्रिंट के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं 3 पे डिस्कशन कर रहा हूं। अब L2 के पास आते हैं। अब मेरे को बताइए L2 को ओके क्या क्रिएट का एक्सेस देना चाहिए? नहीं। लेकिन अल्टर देना चाहिए? यस। और व्यू? यस। प्रिंट का तो अगेन आपका चॉइस है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, किसी को समझा नहीं होगा ये मैं क्यों कर रहा हूं। पहला पॉइंट, अगर 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 मैंने क्रिएट का एक्सेस क्यों दिया L1 को, ये समझ में आया? सैलरी कौन एंटर करने वाला है? तो उसको तो क्रिएट चाहिए, यानी वो ट्रांजैक्शन एंटर कर पाएगा। क्या उसको व्यू देना चाहिए? यस, ताकि ट्रांजैक्शन देख पाएगा। अल्टर नहीं देना चाहिए। क्यों? मेरे को बताइए, गिव मी अ गुड आंसर। ओके, मेरे को बताइए सैलरी एंटर कौन करेगा? L1। अप्रूव कौन करेगा? अगर अप्रूव के बाद L1 ने वापस मॉडिफाई कर दिया उसकी खुद की सैलरी, फ्रॉड हो सकता है। इसलिए अगर मॉडिफाई करना है तो पावर किसके पास है? खाली L2। एग्जांपल बोल रहा हूं। अभी कोई बोलेगा, कोई 10 स्टूडेंट बोलेगा सर L1 से गलती हो गई एंटर करते वक्त, तो L1 से गलती हो गई तो किसके पास जाएगा? उसको L2 को बोलना पड़ेगा। ये प्रोसेस है हमारे। तो इससे क्या रोक रहे हैं हम? फ्रॉड रोक रहे हैं। झिपरा मालिक। ओके, अब मेरे को बताओ L2 के पास कौन सा राइट दिया आपने? अल्टर। अल्टर क्यों दिया? समझ में आ गया? यानी अगर L1 से कुछ गड़बड़ हुई तो किसके पास जाएगा? और L2 उसको मॉडिफाई करेगा। ओके, और मेरे को बताओ व्यू तो है ही। अब मेरे को बताओ क्रिएट क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, अल्टर तो छोड़ देना, अल्टर का पॉइंट ही नहीं है ना। क्रिएट क्यों नहीं? काम नहीं है, छोड़ दो। ओके, मैं एसओडी काम नहीं है, मैं समझ गया, लेकिन उसको क्यों क्रिएट का एक्सेस नहीं देना चाहिए? दे देते ना, काम नहीं है भले ही दे देते। काम नहीं है दे देते। एनी एग्जांपल? ओके, 2 4। हाँ, याद रखिए। ओके, मेरे को बताओ 50 एम्प्लॉई है, 50 एम्प्लॉई की एंट्री कौन करेगा? L1 ने डाल दी। ओके, L2 ने 51 एम्प्लॉय की डाल दी, डमी एम्प्लॉय। और उसका अकाउंट किसका? बैंक अकाउंट किसका डाला? L2 ने। क्रिएट नहीं देना चाहिए, यानी क्रिएट करना। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। समझ में आ रहा है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, दो जन को डिवाइड करो ड्यूटीज को, ताकि ये फ्रॉड ना हो सके। झीपा मालिक? एवरीबॉडी? किसी को भी डाउट? ठीक है। ओके, आई डू थिंक डिड यू पक्का अंडरस्टूड? ओके, पक्का अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया। ओके, तो मेरे को बताओ, मेरे को बताओ कितने टाइप्स ऑफ एक्सेस है? 7। कौन से?
क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट, चारों समझ में आ गया? ठीक है, ओके। L2 छुट्टी पे था, L2 छुट्टी पे था 15 दिन की, ओके। और उस टाइम पे L1 ने एंट्री की और L1 से एक एंट्री में गलती हो गई। अच्छे से समझिए, L1 से एंट्री में गलती हो गई। वापस बोल रहा है टेक्निकल है, इसीलिए L1 से गलती से एंट्री हो गई। अब मेरे को तो उसको अल्टर करना पड़ेगा ना। 10,000 की सैलरी, उसने 1,000 डाल दिया। अब मेरे को तो अल्टर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पर अल्टर कौन करेगा? L2 है क्या? छुट्टी पे है। अब मेरे को तो सैलरी गलत प्रोसेस हो जाएगी। अब क्या करना चाहिए? दूसरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, एज्यूम करते हैं। अब इन दिस केस क्या होगा समझ छोड़ो। L1 आएगा मेरे पास, मैं बॉस हूं। L1 आएगा मेरे पास कि बॉस ऐसा ऐसा हुआ है, ओके। या तो मैं कुछ ऑप्शन दे दूंगा या नहीं दूंगा, तो मैं बेसिक ऑप्शन बता रहा हूं। एक काम कर, L2 L1 तू ही खुद इसको अल्टर कर दे। अब मेरे को बताओ, क्या L1 के पास वो एक्सेस है क्या? नहीं। L2 के लिए वेट नहीं करना चाहिए। वेट करोगे तो प्रोसेस कैसे होगा? अपने को टाइम पे प्रोसेस कराना है। L2 के पास कोई ऑप्शन, L2 कब आने वाला है? 15 दिन बाद, तब तक वेट नहीं करेंगे। तो L1 को मैं बोल दूंगा तू अल्टर कर। अब मेरे को बताओ, L1 के पास एक्सेस कौन सा है? क्रिएट करने का। अल्टर का है क्या? फिर ये सब एक्सेस देने वाली कौन सी टीम होती है? आईटी। दो टीम अलग अलग है। अपना डिपार्टमेंट है, जो ये डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट कौन सा है? आईटी। मैं आईटी को फोन करूंगा, हेलो हुले, ओके। L1 को है ना, कौन सा एक्सेस दे दे? अल्टर का, खाली आज के दिन, ओके। इज इट पॉसिबल और नॉट? मेरा साला याद करो, मेरा साला याद आया? अब मेरे को बताओ, मेरा साला, मेरे को बताओ, हुली ने सबको रोका था रिसीट के लिए, लेकिन मेरे साले को रोका क्या? पॉइंट समझ में छोड़ो। क्या हुली ने उसको एक्सेस दिया या मैंने उसको बोला? मैं कौन हूं? ओनर। वो है एडमिनिस्ट्रेटर। दो वर्ड चाहिए मेरे को। कौन से दो वर्ड? दो वर्ड चाहिए, ओनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। मेरे को बताओ, क्या एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देगा या ओनर डिफाइन करेगा? तो मेरे को बताओ, क्या ऐसा सिनारियो है इसमें ओनर बोल सकता है तेरे को एक्सेस दे दे? हाँ या ना? ओके, मेरे को एग्जांपल है ना मालिक? ओके, तो अब और इसको कंक्लूड करने के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है, हमेशा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस। टू टाइप्स ऑफ एक्सेस, एक तो है क्रिएट, अल्टर, व्यू और ये कॉन्सेप्ट, और एक है टाइप्स ऑफ एक्सेस। उसको अपन समझते हैं। दो अलग अलग पॉइंट है। एक कंट्रोल के बारे में बता रहा है, एक एक्सेस क्या है वो बता रहा है। वो उसका क्वेश्चन आंसर बाद में देखना, पर पहले ये है क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट, ये समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम दो एक्सेस कंट्रोल की बात करेंगे। एक है मैंडेटरी एक्सेस और एक है डिस्क्रिशनरी एक्सेस। क्या बोला मैंने? मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी एंड पॉइंट समझ करो एकदम आराम से। फाइनल टच है, फाइनल टच है इसका, मतलब आंसर आज के लिए फाइनल आंसर ही है। मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, कान खुले में क्या बोलो, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, तो अमित ताते ने हुली को फोन करके बोला कि L1 को L2 का एक्सेस दे दे, यानी अल्टर का दे दे, ओके, चल जाएगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिशनरी एक्सेस है तो ये जब चलता है कि तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे। ओनर कब बोल सकता है? जब ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है? डिस्क्रिशनरी या मैंडेटरी? मेरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है? डिस्क्रिशनरी या मैंडेटरी? डिस्क्रिशनरी। ये होगा तब जाके ये हो रहा है। कुछ समझ में आया? लेकिन अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी पॉलिसी है? मैंडेटरी एक्सेस, उस केस में तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। जो पॉलिसी प्रोसीजर है वही चलने वाला है, भले अमित फोन करे या कोई भी फोन करे मालिक को। हुली उसका एक्सेस चेंज नहीं करेगा। तो समझने की कोशिश करो। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं। कौन से दो तरह के एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं? पहला है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। अब मैं वापस बोल रहा हूं, याद रखो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दोनों भी हो सकते हैं, पर कुछ डिपार्टमेंट के लिए ये, कुछ डिपार्टमेंट के लिए वो। समझ में आ रहा है? पर अपन इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, अपन एकदम सिंप्लीफाइड रखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन सा एक्सेस कंट्रोल फॉलो करती है? मैंडेटरी। अब मतलब मैंडेटरी मतलब अगर L2 छुट्टी पे गया होगा तो ऑप्शन ही नहीं है, वेट। ऑप्शन ही नहीं है, वेट। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, बात खत्म। अमित ताते रहो या उसका बाप आओ, कोई लेना देना नहीं हमको। समझ में आ रहा है? हुली फोन पे मैं बोलूंगा अमित ताते बोल रहा हूं, ओके, दे इसको एक्सेस। मैंडेटरी एक्सेस, समझ में आया? हुली एक पैसे से पॉलिसी प्रोसीजर को चेंज नहीं करेगा, और मेरे पास भी पावर नहीं रहते कि मैं चेंज कर सकता हूं, भले मैं ओनर हूं। कुछ समझ में आया? ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ये पर है ना मालिक? ओके, और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा?
ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एक्सेस को मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके जैसे एग्जांपल क्या दिया था मैंने, एक्सेस को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? L1 छुट्टी पे, L2 छुट्टी पे है तो L1 को क्या बोल दिया, तू कर दे, या मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मैं अप्रूव करता हूं तो मेरे को भी पावर चाहिए ना उसके एक्सेस के, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर ऐसा पॉसिबल है तो डिस्क्रिशनरी। तो अभी आप बोलोगे सर मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल किधर डिफाइन होता है? एयरलाइन सिस्टम्स, आपको मैं बता रहा हूं, अगर एयरलाइन सिस्टम में अगर एक भी पॉइंट प्लस माइनस हुआ या एक भी एक्सेस का प्लस माइनस हुआ ना, ओके यानी एक भी फ्लाइट का, आप इमेजिन करोगे फ्लाइट कितनी टकरा देगी ऊपर। ओके उधर सिर्फ कौन से एक्सेस चलते हैं? मैंडेटरी। अगर एक छुट्टी पे खत्म है, छोड़ रही, ऐसा नहीं होगा दूसरे को एक्सेस डिफाइन किया जाएगा, वो पूरा सिस्टम वैसे डिफाइन किया जाता है सर। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना मेन सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया का, ओके जो इट कैन बी ए मिलिट्री हो, नौसेना, ओके नेवी वाले हो या बॉर्डर स्टेट फोर्स हो, इनके पास कौन से एक्सेस कंट्रोल होंगे? मैंडेटरी। इनके पास डिस्क्रिशनरी जिंदगी में नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। ओके नहीं तो फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है? मैंडेटरी नहीं रहा, उधर डिस्क्रिशनरी रहा, तो डोंट यू थिंक सीनियर जो ओनर होगा सिस्टम का, मेरे को बताओ। ओके मिलिट्री ओनर डिफाइन होना होता है क्योंकि वो बताएगा सिस्टम में कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है। ओके मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक वो मॉडिफाई कर सकता है अगर फ्रॉड हुआ तो? इसीलिए मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल ये सब चीजों को रोकता है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल नहीं रहता उसमें। तो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा रहेगा? डिस्क्रिशनरी। अगेन किसकी पॉलिसी होगी? ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैंडेटरी रहा तो हुली सुनेगा नहीं, और डिस्क्रिशनरी रहा तो हुली सुनेगा। किसका सुनेगा? पर क्या हुली खुद डिसाइड करेगा? हुली जिंदगी में कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा, ये याद रखना। हुली डिसाइड कभी नहीं कर पाएगा। ओके जिसको बोलने वाला कौन रहेगा? ओनर। जब मैं हुली और अमीर बोल रहा हूं ना, तो आपको याद रखना वर्ड ओनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट ए डिसीजन मेकिंग पावर, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर। हु इज द डिसीजन मेकिंग पावर? ओनर। बट जब ओनर भी कुछ नहीं कर पाया तो मैंडेटरी, और ओनर सब कुछ डिफाइन कर सकता है तो डिस्क्रिशनरी। झेपा मालिक एवरीबॉडी? ओके एक कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से झेप रहा है ये पॉइंट। ओके पक्का समझा ना? तो मैंने क्या क्या कवर किया आज केस में? आज केस में क्वेश्चन बैंक की बात करो, क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन किसमें है? पहला क्वेश्चन कवर किया मैंने, चार्ट नहीं बनाया ईआरपी का क्योंकि मेरे को वो रिस्क एंड कंट्रोल के साथ में बनाना था, तो मैं कल सुबह अपडेट करूंगा, कल स्टार्टिंग में। यानी सेकंड पोर्शन का मैंने चार्ट अपडेट नहीं किया है। सेकंड पोर्शन समझ में आ रहा है? सेकंड पोर्शन क्या? चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का कितने पार्ट से? 4 में से पहले का चार्ट बन गया था। सेकंड क्या है? इंटीग्रेटेड एंड नॉन, उसका मैंने चार्ट नहीं बनाया अभी तक। मैंने चार्ट नहीं बनाया क्योंकि उसका चार्ट मेरे अपने एक सिंक्रोनाइजेशन से बनता है, तो उसका पेंडिंग है। ओके लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या कवर किया उसकी लिस्ट बना लो। सबसे पहले मैंने क्या कवर क्या किया? एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी। दूसरा क्वेश्चन अपन ने कवर किया टाइप्स ऑफ एक्सेस, और उसी के साथ में कवर किया टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। पहले अपन एक्सेस को खत्म करते हैं। ओके बेनिफिट्स मेरे लिए वो सीक्वेंस में भी गया तो चलेगा। कम टू द एक्सेस केस में पेज नंबर बोलता हूं, डायरेक्टली उस पॉइंट पे आओ। ओके कोई चार्ट वार्ट मत देखो, चार्ट वार्ट मत देखो। ओके पेज नंबर 2.22, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन ईआरपी सिस्टम। 2.2 पे आ गया मालिक? अब मेरे को बताओ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन ईआरपी सिस्टम। रोल बेस्ड समझ में आया? और कैसे एग्जांपल दो रोल बेस्ड का, ओफू दो। रोल बेस्ड वर्ड को कैसे मैंने लिंक किया, मैंने कैसे समझा दिया आपको रोल बेस्ड का? L1 एंड L2। अरे यार एग्जांपल रोल बेस्ड ही तो समझाया पूरा। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। एक्सेस कैसे देना चाहिए? रोल बेस्ड। L1 का काम क्या है? ये है, इसलिए इसको ये एक्सेस। मेरे को बताओ L1 को कौन सा एक्सेस नहीं दिया आपने? नहीं कौन सा एक्सेस नहीं दिया? अल्टर। और L2 को कौन सा एक्सेस नहीं दिया? ये क्यों नहीं दिया? रोल बेस्ड, ये उसका रोल नहीं है। ओके आराम से जाइए, एक बार ये पढ़ लीजिए। पहले पैराग्राफ एकदम जनरलाइज है। ओके कोई एक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई ऐसा जस्ट जनरलाइज पॉइंट है। इन कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज एन अप्रोच टू रेस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज यूजर। RBAC is a short form. RBAC sometimes referred to as a role based security is a policy neutral access, highlight this word, neutral access control mechanism. न्यूट्रल, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, न्यूट्रल वर्ड हाईलाइट होना चाहिए। न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म डिफाइंड अराउंड रोल्स एंड प्रिविलेजेस दैट लेट्स एम्प्लॉय having access rights only to information they need to do their jobs and prevent them from accessing information that doesn't pertain to them. ये पॉइंट समझा क्या? ये स्टेटमेंट समझा क्या? मेरे को बताओ। ये 3 लाइन ये वाली 3 लाइन, इसको कैसे ओफू कौन सा था? L1 एंड
L2। ओफू यही था, ये वाला ओफू, L1 एंड L2 मैनेजर। तो याद रखिए L1 मैनेजर, L2 मैनेजर, और L1 को कौन सा एक्सेस दिया आपने? क्रिएट एंड व्यू, और इसको कौन सा दिया? अल्टर एंड व्यू। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, क्रिएट एंड व्यू। पक्का समझा ये पॉइंट? ये खाली अंडरस्टैंडिंग था, इसमें से खाली कौन सा कीवर्ड उठाओगे आप याद रखने के लिए? न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल। न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल, सर क्या याद रखने का न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल में? न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल क्या बेसिस पे है? न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल क्या बेसिस पे बेटा? न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल क्या बेसिस पे है? रोल बेस्ड। ये याद रखो एमसीक्यू के कंटेक्स्ट में रे। न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल क्या बेसिस पे है? रोल बेस्ड। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो रोल बेस्ड काम दे रही है तो कौन सा एक्सेस कंट्रोल? न्यूट्रल एक्सेस। It is used by most enterprise and can implement mandatory access control और discretionary। अब इन दोनों को कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये आपका टारगेट है अभी आज के इसमें कि खत्म कर लो। मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी अच्छे से। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्राइटेरिया आर डिफाइंड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर अनेबल टू बी अल्टर्ड बाय एंड यूजर। समझ में आया? ओके, होली को मैंने गाली भी दी तो भी कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? यानी एडमिनिस्ट्रेटर उसको मॉडिफाई करेगा या वही चलने देगा? वही चलने देगा। डिस्क्रिशनर में एडमिनिस्ट्रेटर मॉडिफाई करेगा एंड यूजर के बोलने पे, ओनर के बोलने पे। समझ में आ रहा है मालिक? ये लाइन पक्का समझी? ठीक है, परफेक्ट। ओनली यूजर्स और डिवाइस विथ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड रिसोर्सेस। अ सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट्स एक्सेस राइट्स बेस्ड ऑन मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी। कोई तो सेंट्रल अथॉरिटी है जो डिफाइन करती है, यानी देयर इज नो इंडिविजुअल ओनर हु इज डिफाइंड। यानी हर एक आके बोलेगा मेरा ये सिस्टम, मेरा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का एक्सेस है, मेरे को एचआर का एक्सेस है, इसके हिसाब से ये करो, उसके हिसाब से ये करो, नहीं होगा। एक सेंट्रल सिस्टम होगा, वो डिफाइन करेगा, बस दैट्स इट। एंड इसके इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन विथ वेरिंग लेवल्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन लाइक गवर्नमेंट, मिलिट्री टिपिकली यूज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल टू क्लासिफाई ऑल एंड यूजर्स। यानी आधार कार्ड का एक्सेस कंट्रोल कैसे रखा हुआ है? मैंडेटरी। आपका भी नहीं, एम्प्लॉई जो आधार में एम्प्लॉई है उनका भी मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है। आपको शायद ये मालूम होगा, आधार का नंबर डालते ही उनको ऐसा आपको नहीं लगता? मैं अगर एम्प्लॉई हूं आधार केस में, ओके, आधार केस में मैं एम्प्लॉई हूं, तो मैं एक आपका नंबर डाल के आपको नहीं लगता मैं पूरा एक्सेस कर सकता हूं? पर ऐसा मिलेगा क्या? मेरे को क्या लगेगा? ओटीपी वापस आपसे है। ऐसा परमिशन नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है। लेकिन डिस्क्रिशनरी होता तो चीजें अलग होती, पर मैंडेटरी। पक्का समझा? मैंडेटरी पक्का? ओके। Whereas discretionary access control involves physical or digital measures and is less restrictive than other access control system as it offers individual complete control over resources they own। they own समझ में आया? they own मतलब कौन? owner। the owner of a protected system or resources set policies defining who can एक्सेस इट। आई डू थिंक पक्का समझा? मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। तो मैंडेटरी में कौन डिफाइन करेगा? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसके हिसाब से काम करेगा? ओनर के हिसाब से। मैंडेटरी में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनर, देयर इज सेंट्रल अथॉरिटी हु विल डिसाइड एंड दैट इज फाइनल। तो ओनर कैन नॉट मॉडिफाई। इसके बाद वाला पेज तो कोई टेंशन नहीं है, ये पंचायती आंसर है, ये एक बार देख लो। ये मैंने ओफू बताया उसी के बारे में है, देख लीजिए एक बार, रीड मार लीजिए, रीड मार के क्लोज कर दीजिए। द कंपोनेंट्स ऑफ आरबीएसई सच एज रोल परमिशन, यूजर रोल और रोल रिलेशनशिप। अब ये क्या है? इसको अपन कल देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये मेरा लिंक है। और एक मेक इट सिंपल टू परफॉर्म यूजर असाइनमेंट्स। RBSE can use to facilitate administration of security in large organization with 100 of users and thousands of permission। ये जिसने सुबह क्वेश्चन पूछा था कि सर ERP में सब कुछ एक्सेस देना है तो मर जाएंगे, तो उसके अंदर कौन सा एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो कल अगर मैं आपको सुबह पूछता हूं, एक 8 बजे के रेंज में पूछूंगा मैं आपसे, सर मेरे लिए ये डर है, मेरे लिए खतरा है कि सबका एक्सेस मिल जाएगा, तो इस खतरे को कैसे अपन ओवरकम करेंगे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। कंसेप्ट समझ में आया मालिक? ये है पॉइंट रहेगा। रूल्स फॉर स्टाफ आर डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ठीक है। एंड परमिशन टू एक्सेस अ स्पेसिफिक सिस्टम, सर्टेन ऑपरेशन इज डिफाइंड एज पर रोल असाइंड। ये जो आगे मैंने एग्जांपल दिया, जूनियर अकाउंटेंट इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज असाइंड ऑफ रोल ऑफ रिकॉर्डिंग बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एन एग्जीक्यूटिव इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज असाइंड ऑफ अ रोल ऑफ गैदरिंग डेटा फॉर सैलरी कैलकुलेशन ऑन मंथली बेसिस, व्हाटएवर। ओके। एंड टाइप्स ऑफ एक्सेस मेरे को नहीं लगता ये आपको याद दिलाने की जरूरत है, ये तो 5-6 आंसर है। क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट। मेरे को बताओ कितनी चीजें? 4। क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट। अलाउस टू क्रिएट डेटा, मतलब झिप गया ना मालिक?
अलाउस टू अल्टर डेटा, अलाउस टू व्यू डेटा, अलाउस टू प्रिंट डेटा। और मैं आपको समझा दूंगा। और एक चीज ये आप बता दो, मॉड्यूल में जितना है उतना ही अपन ने रखा हुआ है। एक दो चार जगह मतलब बहुत लिमिटेड सेंस है, वापस बोल रहा हूं चैप्टर 3 ही है, बाकी सब जगह बहुत बहुत रेयर है जहां पर मैंने वर्डिंग्स को मतलब इजी किया है, पर कंटेंट को छोटा करते हैं ना अपन, वैसा छोटा आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर ये आंसर इतना ही है तो इतना ही है, और ये आ चुका है 2 मार्क के लिए। ओके ये आ चुका है 2 मार्क के, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ओके और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेरा क्वेश्चन लास्ट आंसर दे दीजिए और शायद आप कंक्लूडिंग आंसर कर सकते हो। मेरे को बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम? कौन सा? मास्टर एंड ट्रांजेक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम? नाम अकाउंटिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस आर देयर इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम? क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट। आप इमेजिन करो कितना शांति से क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझेगा। अगर आपने हावड़े जैसे क्वेश्चन रीड किया, यू आर डन। डिड यू अंडरस्टूड? ओके सी यू टुमारो। टुमारो मॉर्निंग आई एम डूइंग रिस्क एंड कंट्रोल। ओके आज का स्ट्रक्चर वाला रेडी रहेगा। कल रिस्क एंड कंट्रोल और मॉड्यूल चालू हो जाएगा भाई, कल वाले मॉड्यूल पोर्शन में चले जाते हैं अपन। सर अगर डिपार्टमेंट के पास मास्टर एक्सेस है और डिस्क्रिशनरी तरीके से एक्सेस देना अलाउड नहीं, अगर कुछ चेंज करना है तो मास्टर वाले को पास जाओ, उनको बोलो चेंज करने के लिए। पॉलिसी में चेंज होगा तो चेंज होगा तुषार, ऐसे चेंज नहीं होगा, पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, फिर पॉलिसी में लिखा होना चाहिए L2 छुट्टी पे है तो फिर L1 को एक्सेस देना है, ये लिखा होगा तो हो सकता है। पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं स्ट्रिक्टली। जसमीत अगर पार्ट्स में कर रहे हैं तो जैसे 2 डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट किया वो भी बीपीआर ही होगा। आंसर इज यस, तभी जाके जसमीत इंटीग्रेट होगा, ईआरपी होगा। बिना बीपीआर के ईआरपी नहीं होता भाई। बिना बीपीआर के ईआरपी नहीं होता, इंटीग्रेशन बिना बीपीआर के पॉसिबल नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं। कल रियो में है, हाँ यस यस कल रियो में। आज शाम को हुली टेस्ट कर लेगा, आज शाम को हुली टेस्ट करने वाला रियो को। तोड़ मालिक।